रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे आज दिल्ली पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी से उद्धव ठाकरे की मुलाकात वैसे तो खैर सगाली मुलाकात है, ताहम रियासत के लिए जीएसटी शेयर को लेकर बातचीत भी मुमकिन है। वाजरा की शिवसेना और बीजेपी इत्तेहाद टूटने के बाद पीएम मोदी से ठाकरे की ये पहली मुलाकात है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे की सोनिया गांधी से मुलाकात को महाराष्ट्र में एनपीआर और शहरियत कानून पर शिवसेना के अलग रुख के तनाजुर में काफी अहम समझा जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर व मारूफ लीडर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कौमी सतह पर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया। इस सिलसिले में 4 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इस तहरीक के बारे में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने तफसीलात बताई। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ इन दिनों दिल्ली से लेकर गली तक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ चलाई जा रही एहतजाजी तहरीक को वसी पैमाने पर फैलाने के लिए एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने 4 मार्च को दिल्ली में एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का मंसूबा बनाया है। 4 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी इकट्ठा होंगे और एक आवाज़ में कहेंगे कि हमको एनआरसी नहीं चाहिए, हमको एनपीआर नहीं चाहिए, हमको सीएए भी नहीं चाहिए। दिल्ली से जो आवाज़ निकलेगी वो मैं समझता हूँ कि हर राज्यों के गलियों में घूमेगी, कैपिटल में घूमेगी और एक नई चिंगारी जो है शुरुआत होगी, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। एनपीआर में मौसूल होने वाली तफसीलात की बुनियाद पर इससे बचने के लिए एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने एक नया फार्मूला पेश किया है, जिसके तहत एनपीआर के लिए आने वाले मुलाजिमीन के साथ अदम ताउन करने का मशवरा दिया गया है। 1 अप्रैल के बाद लोगों ने अपने घर के ऊपर से जो नेम प्लेट है वो भी हटाना चाहिए। घर के सामने स्टिकर लगाना चाहिए कि आपको किसी प्रकार की जानकारी दी जाएगी, आप हमारे मकान पे मत आइए, ऐसा एक विनती करते हुए लगाया जाए। कई तरीके से लोग सोच रहे हैं कि इसको अमल करने की कि कागजात में मेरे हिसाब से ये जो गलत फहमी हो रही है, एनपीआर में कोई कागजात नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ जानकारी मांगी जाएगी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ चलाई जा रही एहतजाजी तहरीक में खवातीन का अहम रोल नजर आ रहा है। रियासत के कई अजला में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर शाहीन बाग बने हुए हैं। इनमें कसीर तादाद में खवातीन शरीक हो रही हैं और हुकूमत से शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। और नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे मीडिया से बात करें, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र राज्याच्या ज्या काही आवश्यकता आहेत, आवश्यकता म्हटल्यानंतर लगेच समस्या म्हणण्याची काही आवश्यकता नाही, पण त्या आवश्यकतेवरती सुद्धा चर्चा झाली आणि मी त्यांना हेच सांगितलं की राजकीय ज्या काही गोष्टी घडामोडी असतील त्या आपल्या ठिकाणी असल्या तरी एक राज्य म्हणून, देशातलं एक महत्त्वाचं राज्य म्हणून केंद्राचं सहकार्य महाराष्ट्राला लाभलं पाहिजे आणि त्याबद्दल सुद्धा त्यांनी मला एक वचन दिले, आश्वासन दिले की चांगल्या गोष्टी ज्या असतील राज्यासाठी, राज्याच्या हिताच्या ज्या असतील त्याच्यात केंद्र पूर्णपणे सोबत राहील। उद्धव साहेब, 1 to 1 चर्चा झाली, त्यामध्ये राज्य आणि केंद्राचा समन्वय शिवाय राजकीय चर्चा काही वेगळ्या झाल्या का? राज्य आणि केंद्र समन्वयामध्ये सगळ्या गोष्टी आल्या। Did you discuss the CA and the NPR issue? Sir, did you discuss the CA and the NPR issue? बिल्कुल चर्चा हुई। सीए, एनपीआर, एनआरसी सारी बातें हो गई और जैसे आपको पता होगा कि मैंने बीच में एक साक्षात्कार दिया था, सामना में आया था और सामना के माध्यम से पूरे देश में वो सारे लोगों ने देखा और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है। सीए क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, मैंने बात समझ ली है और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है। तो तुम्ही सामना वाचला असेल ना, आणि सामना पाहिलं, मग काय रिपीट कशाला करायचं?
No, are you? Because there is some confusion, sir. There is some confusion. सुनिए, एक बात ऐसी है कि सीए को लेकर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सीए उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये किसी को देश से निकालने के लिए कानून नहीं होने जा रहा है। हालांकि ये बात सच है कि अपने पड़ोसी जो देश है उसमें जितने पीड़ित अल्पसंख्या है उसमें है, मानता हूं मैं, हिंदू होंगे, उनको यहाँ नागरिकत्व देने के लिए वो कानून है। तो पहली बात ऐसी है कि सीए से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एनआरसी के बारे में बीच में शायद संसद में ही भूमिका स्पष्ट की है केंद्र सरकार ने। एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। आसाम तक की बात है, वहां भी जो कुछ चल रहा है सबको पता है। रही बात एनपीआर की, वो और सेंसस तो हर 10 साल में होता है, वो होने की आवश्यकता है। और मैंने मेरे राज्य के सारे तमाम जितने नागरिक हैं उनको आश्वस्त किया है, किसी के भी अधिकार मैं किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। तो बात स्पष्ट है, सीए आ गया तो किसी को डरने की बात नहीं है। और एक सेकंड, ओके नहीं, जो जानकारी है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसी कोई मेरी राजनीतिक भूमिका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और एनआरसी में जो एक वातावरण माहौल किया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए खतरनाक होगा, ऐसे नहीं। ये तो सब लोगों को अपनी जो नागरिकत्व की बात है, सिटीजनशिप, उसके लिए कतार में रहना ही होगा। तो वो जो बात है। तो वज़ीर आला उद्धव ठाकरे वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया को तफसीलात दे रहे थे कि एनआरसी, एनपीआर और सीए पर उन्होंने सामना में जो कुछ कहा उसको दोबारा देख लिया जाए। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शुरू हुए एहतजाज में अकोला का भी शुमार था। ताहम 29 जनवरी के बाद से यहाँ एहतजाज का सिलसिला बंद था, लेकिन अब एक बार फिर सीए के खिलाफ एहतजाज का इरादा जाहिर किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में शहरियत तरमीमी कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। ताहम 29 जनवरी को बामसिफ की भारत बंद के बाद से अकोला में एहतजाज की शिद्दत खत्म सी हो गई है। एहतजाज और धरनों की पैरवी करने वाली तंजीमों के मुताबिक पुलिस इंतजामिया की जानिब से अपनाई जा रही सख्ती के सबब लोगों में मायूसी है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस इंतजामिया ने लॉ एंड ऑर्डर की वजह बताकर सीएए के खिलाफ होने वाले तमाम एहतजाज को रोक दिया। 29 जो बंद के दरमियान जो भी कायदा व्यवस्था का जो यहाँ पे एक सिचुएशन निर्माण हुआ था, उसमें हमने इंश्योर किया है कि बहुत ही प्रोफेशनली कड़क कार्रवाई हो, जिसमें अभी तक हमने 45 अक्यूज जिन्होंने वहाँ पे कायदा व्यवस्था का प्रॉब्लम निर्माण किया था, उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उनको हमने अटक भी किया है। उधर शहर में दोबारा एहतजाज को मुनज़्ज़म तरीके से शुरू करने के लिए मुख्तलिफ जमातों ने पहल की है, जिसके लिए एक खुसूसी मीटिंग तलब की गई। इस मीटिंग में पुलिस इंतजामिया और एतराज़ात दर्ज करने वाली दीगर पार्टियों से तकनीकी और कानूनी तौर पर किस तरह तालमेल किया जाए, इस बारे में गौर व खौज किया गया। संविधान के दायरे में हो रहे एहतजाजों के ऊपर दबाव बनाने का काम महाराष्ट्र में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो अदालत ने और संविधान ने हमको एहतजाज करने का संविधान के दायरे में हक दिया है, वो एहतजाज एक अच्छा हो, सभी ज़िलों में कोऑर्डिनेशन बने, सभी समाज में कोऑर्डिनेशन बने। उस मकसद को लेके अकोला में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों के साथ में एक वाज़ेह है कि 29 जनवरी को भारत बंद के दौरान जिले में कुछ नामुवाफिक हालात पेश आए थे, जिसके बाद पुलिस ने तमाम धरनों और एहतजाज को बंद करा दिया था। शहर में हुई इस मीटिंग के बाद उम्मीद की जा रही है कि सीएए के खिलाफ एहतजाज दोबारा शुरू होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। गुलबर्गा के एक प्रोग्राम में एमआईएम लीडर वारिस पठान की जानिब से मुबैना इश्तिआल-अंगेज़ बयान देने के मामले में औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील का कहना है कि मजलिस ऐसे बयान की हौसला अफजाई नहीं करती है। हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि हम ज़ात पात और फ़िरक़ा परस्ती की हौसला अफजाई नहीं करते। जितनी भी बातें हैं वो वारिस पठान ने खुद है तो लिखित रूप के अंदर है तो अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि मेरा बोलने का बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था, और पार्टी की तरफ से भी हमने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम कभी भी किसी भी जाति, धर्म और मज़हब का इस तरह से ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, हम समझते हैं कि एमआईएम की ना तो पॉलिसी है, ना अवैसी साहब इस तरह की किसी बात का समर्थन करते हैं। और जो भी बात हुई थी, जब चूँकि वारिस पठान ने खुद ने अपने बता दिया है कि मेरा बोलने का मकसद ये था और उसको इस तरह से बताया जा रहा है। वहीं एमआईएम लीडर वारिस पठान के बयान पर बीजेपी ने औरंगाबाद में एहतजाज किया। इस मौके पर वारिस पठान का पुतला नजर आतिश किया गया। बीजेपी ने वारिस पठान के खिलाफ नारेबाजी की।
सियासी पार्टियां वारिस पठान के बयान की मजम्मत कर रही हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बेंगलुरु की एक तकरीब में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के वाक़े की इमाम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मजम्मत की है और कहा कि ये एक साजिश के तहत इस मामले को असदुद्दीन अवैसी से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लड़की ने किसकी ईमा पर यह नारा लगाया, पुलिस इसकी जांच करे। औरंगाबाद में पासपोर्ट ऑफिस के क़याम की राह हमवार हो चुकी है और जल्द ही शहर में पासपोर्ट ऑफिस शुरू किया जाएगा। इस बात की इतला इमाम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दी। इम्तियाज जलील ने बताया कि औरंगाबाद शिरडी 4 लेन हाईवे का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मरकजी वजीर नितिन गडकरी से बातचीत हो चुकी है। मरकजी हज कमेटी ने औरंगाबाद और भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले आज़मीन हज को मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट और गया एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले आज़मीन हज को कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने का ऑप्शन पेश किया। मरकजी हज कमेटी ने फ्लाइट के टेंडर के बाद ये मुतबादिल पेश किया है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मरकजी हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद खान से बात की। 2020 की तैयारियां जो है वो अनकरीब मुकम्मल होने वाली है और हिंदुस्तानी आज़मीन हज की प्रवास का सिलसिला 25 जून से शुरू होने वाला है। लेकिन इसी दरमियान जो है वो मरकजी हज कमेटी ने गया, भोपाल, औरंगाबाद से रवाना होने वाले आज़मीन हज को जो है वो एक मैसेज भेजा है और उन्हें ये कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं तो अपना एम्बार्केशन पॉइंट तब्दील कर लें। ऐन वक्त पे कैसे तब्दील किया जाएगा एम्बार्केशन पॉइंट, और आप जो कह रहे हैं कि एम्बार्केशन पॉइंट चेंज होना चाहिए, उसकी अहम वजह क्या है? ये आप सब जानते हैं कि हर एम्बार्केशन का जो एयरफेयर होता है वो टेंडरिंग सिस्टम से फिक्स होता है और हमने 2020 का जब फॉर्म जारी किया था तो उसमें 2019 के जो रेट्स थे वो एक गाइडिंग रेट्स उनको दिए थे। जैसे औरंगाबाद और मुंबई में उस वक्त डिफरेंस था 12,000, तो हमारे बहुत सारे हाजियों ने ये जान करके औरंगाबाद और मुंबई में डिफरेंस 12,000 है तो उन्होंने औरंगाबाद ऑप्ट किया। लेकिन टेंडरिंग सिस्टम में कहीं एम्बार्केशन अलग अलग एयरलाइंस को जाते हैं, कहीं सस्ता होता है, कहीं महंगा होता है। तो इस बार इस टेंडरिंग सिस्टम में ये डिफरेंसेस ये 3 जगह पर थोड़े से ज्यादा हुए हैं। जैसे मुंबई और औरंगाबाद का जो डिफरेंस है वो 37,352 रुपये है। मतलब औरंगाबाद का जो एयरफेयर है वो मुंबई के एयरफेयर से 37,300 के करीब ज्यादा है। वैसे ही भोपाल और मुंबई में जो डिफरेंस है वो 32,060 का है, यानी भोपाल का जो एयरफेयर रहेगा वो मुंबई के एयरफेयर से 32,060 ज्यादा रहेगा। वैसे ही गया और कोलकाता जो करीब करीब है, जो चॉइस हम देते हैं एक करीबी एम्बार्केशन और एक सस्ता एम्बार्केशन, तो कोलकाता और गया में जो डिफरेंस है वो 27,000 का है। मतलब जो हाजी गया से जाएंगे उनका फेयर जो रहेगा कोलकाता से 27,000 ज्यादा। तो इस दौरान पे जो हज कमेटी की मीटिंग यहाँ पर हुई थी तो 18 तारीख को 17 तारीख को 15 फरवरी को जो हज कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें ये तय हुआ है कि चूंकि ये डिफरेंस जो हाजियों को पहले बताया गया था उससे बहुत ज्यादा है, तो फिर एक बार हाजियों को ये बता दिया जाए कि ये सिचुएशन है। इसके बावजूद भी अगर उनको कोई चेंज करना है तो कोई हाजी अगर ये समझता है कि इसके लिए ज्यादा डिफरेंस है तो वो चेंज कर सकता है। उसको 22 फरवरी तक की मोहलत दी गई है। सवाल एक ये पैदा होता है कि नवाब मलिक साहब जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी सवाल किया था कि क्या ये मुमकिन है कि एयरलाइन से जो है वो तमाम के तमाम एम्बार्केशन पॉइंट का एक ही किराया मांगा जा सके और वाजिबी हो। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गया का महंगा है, औरंगाबाद का महंगा है और भोपाल का महंगा है, तो ये डिफरेंस जो है वो खत्म होने के लिए क्या मुमकिन है? ये हज ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 1,40,000 1,25,000 जब हाजी एक साथ ले जाना होता है और उसी वक्त पे ले जाना होता है तो उसके लिए 3 किस्म के जहाज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तो बड़ी जहाज़ें होती हैं जो सऊदी एयरलाइंस के पास है और कुछ हद तक एयर इंडिया के पास है, जिसमें 450 के करीब हाजी एक वक्त जाते हैं। फिर कुछ दरमियानी जहाज़ें हैं जिसमें 300-330 हाजी जाते हैं और कुछ छोटे जहाज़ें हैं। तो कोई भी एयरलाइंस के पास तीनों किस्म के एक सीरी के जहाज़ नहीं है, तो ये सारा भार जो है डिफरेंट एयरलाइंस मिल के अलग अलग जगह से लेते हैं। जो छोटे एम्बार्केशन है जहाँ छोटे जहाज़ चलते हैं वहाँ एयर इंडिया अभी तक बहुत अच्छे से ले जाता था, लेकिन अभी खुद एयर इंडिया के जहाज़ें भी उतने दुरुस्त नहीं है, उनके पास भी कैपेसिटी कम है। तो हर एयरलाइंस के पास आज कैपेसिटी कम है। तो ये एक आज के हालात में ये तजुर्बा उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है कि ये हर जगह से एक ही रेट हो। भोपाल, गया और
औरंगाबाद से जाने वाले आज़मीन हज को जो है वो हज कमेटी ने इतला दी है कि अगर वो अपने एम्बार्केशन पॉइंट बदल सकते हैं तो उनको जो है वो काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल जो है वो वक्त है हज को शुरू होने का, तो ऐसे आज़मीन हज जो किराया सस्ता चाहते हैं वो अपने एम्बार्केशन पॉइंट को तब्दील कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संतोष दिसले के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मालेगांव शहर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मालेगांव की जानिब से जश्न तंजुम मिज़ाह के उन्वान से एक तकरीब का इनकाद अमल में आया। तकरीब में तंजुम मिज़ाह के मैदान में खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात की खिदमात का एतराफ़ किया गया। इसके अलावा तंजुम मिज़ाह पर मबनी 100 से ज़ायद कलमकारों की किताबों की नुमाइश का अहतमाम भी किया गया। बेंगलुरु में एक और लड़की के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाने का इल्जाम आयद किया गया। बेंगलुरु के टाउन हॉल के सामने आज हिंदू तंजीमों के नुमाइंदे एहतजाज कर रहे थे। वाज़ेह है कि कल अमूलिया नामी लड़की ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में पाकिस्तान के हक में नारा लगाया था। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए आज सुबह हिंदू तंजीमों के नुमाइंदे एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर आरुद्रा नामी लड़की एहतजाज की जगह पर पहुंची। इस लड़की के हाथ में आज़ाद कश्मीर, आज़ाद दलित, आज़ाद मुस्लिम इस तरह के नारों का प्ले कार्ड मौजूद था। हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने इल्ज़ाम आयद किया कि आरुद्रा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरुद्रा ने इस तरह का कोई नारा नहीं लगाया। इस पूरे मामले में बेंगलुरु के एसजे पार्क पुलिस स्टेशन ने आरुद्रा के खिलाफ FIR दर्ज की। एहतजाज और आरुद्रा नामी लड़की की गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे ने वाक़े का जायजा लिया और हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों से बात की। क्या कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत में नारा सुनने को मिला है। आज इस पूरे मामले पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के टाउन हॉल के सामने। इसी मकाम पर हंगामा हुआ है। एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त तो तमाम ये स्टेज खाली दिखाई दे रहा है। टाउन हॉल के सामने तमाम एहतजाजियों को पुलिस ने वापस भेज दिया है और अब इस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। और यहाँ पर चंद एक मुंतजिम मौजूद हैं जिन्होंने एहतजाज किया। हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, क्या हुआ है पूरे इस इंसिडेंट? नहीं हुआ, हमारा प्रोटेस्ट खत्म हुआ था। खत्म होने के बाद पीछे हमको ध्यान में नहीं आया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीछे खड़े थे, उनको ध्यान में आया कि एक लड़के जैसा अमूल्य जैसे एक लड़के ऐसा प्री कश्मीर प्ले कार्ड लेकर बैठे थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसा घोषणा दे रहे थे। इसके पीछे एक ये शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका बदनाम करने के लिए कॉन्स्पिरेसी था। जो एंटी सुना कि इसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हमारा कार्यकर्ता ने सुना, उनको पकड़ने के लिए गए, उस तक पुलिस लेकर गए। हम अभी कंप्लेंट देने के लिए जा रहे हैं कि उनको वो कौन है, कहाँ से आए, कौन सा संगठन से है, वो क्यों ऐसा किया है। अभी SG पार्क पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे आज? हम आज जो अमूल्य ने पाकिस्तान का नारा लगाया था उसका विरुद्ध उनको गड़ीपार करना चाहिए और उनके विरुद्ध जो असउद्दीन ओवैसी है उनको भी कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और वासिम पठान है, उन्होंने भी देश विरोधी हिंदू विरोधी घोषणा दिया था, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इसके विरुद्ध उसके डिमांड लेकर हम आज आंदोलन कर रहे थे। क्या इस लड़की ने वाकई पाकिस्तान के फेवर में नारा लगाया? यस, वो एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स पूरा लिख के एक प्ले कार्ड लेके आया था। उसके पास माइक गी कुछ नहीं था। प्रतिभटन खत्म होने का समय में वो एंट्री हुआ है। इसके पीछे जो हाथ है उसको निकालना पुलिस का जिम्मेदारी है। वो लोग निकालेगा ऐसा मेरा भरोसा है। ऐसा बताने का मैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदू तंजीम के नुमाइंदे हैं। इनका कहना है कि इस लड़की ने पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाया है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले पुलिस से जब बात हुई तो पुलिस ने अभी तक इस बात की कोई तस्दीक नहीं की है, इस इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं की है। बहरहाल बेंगलुरु में एक बार फिर कशीदगी का माहौल बेंगलुरु के टाउन हॉल के सामने देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त हंगामा आराई हुई है और यहाँ पर अब जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ का सिलसिला जारी है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की तफ्तीश के बाद क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं। कैमरामैन सुनील के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुआ एहतजाज तनाज़े का सबब बना हुआ है। एक तरह से यह एहतजाज बेलगाम एहतजाज नजर आया। असद ओवैसी जैसे ही जलसगा में हाजिर हुए, स्टेज के ऊपर स्टेज के नीचे बदनज़मी देखने को मिली। स्टेज चढ़ते वक्त असदुद्दीन ओवैसी गिर पड़े और फौरी तौर खुद ब खुद संभल गए। जब स्टेज पर पहुंचे तो लोगों का बड़ा हुजूम था। अभी बैठे भी नहीं थे
कि अमूलिया नामी लड़की ने पाकिस्तान के हक में नारा लगाया। असद अवैसी फौरन उठ खड़े हुए और लड़की के हाथ से माइक छीनने लगे। अवैसी ने एक जानिब अमूलिया की हरकत की मजम्मत की, वहीं इजलास के मुंतज़मीन पर सख्त नाराजगी जाहिर की। She has attended nearly about 50 protests. Voluntarily ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನು ಇಷ್ಟೇ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ अमूल्याಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ये लड़की किसी ना किसी के शय में आकर और किसी ना किसी के इशारे पे इसको इतने बड़े इजलास को, ये बहुत बड़ा कामयाब इजलास है और यहाँ हो सकता है कि ऐसे इजलास के और ऐसा जमा होने के खिलाफ किसी ने इसको वर्गला कर भेजा हो, उसको ताक़ीद कर। इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन है कि साजिश है, या तो उसको किसी ने कहा गया है तो यहाँ इस पार्टी में जाके तू आज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, तो इसके पीछे तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसको किसने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, वो बाद में इमीडिएटली जब माइक छीना गया तो उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोली। बेंगलुरु में पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाने के मामले में अमूलिया को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया। कल रात अमूलिया को पुलिस ने जज शीरीन जे अंसारी के सामने पेश किया गया था। चकमंगलुरु में अमूलिया के घर के बाहर बीजेपी और एबीवीपी के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। 30 जनवरी को बीदर में गांधी जी को खराज पेश करने वालों के खिलाफ दायर मुकदमे से दस्तबरदार होने सेकुलर सिटीजन फोरम बीदर ने एसपी बीदर और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके खिलाफ दायर मुकदमे से दस्तबरदार नहीं होती है तो हम लोग गिरफ्तारियां देते हुए जेल भरने के लिए तैयार हैं। फोरम के सदर श्रीकांत स्वामी ने कहा कि बीदर की पुलिस हमें हमारे जमहूरी हक से महरूम करने की साजिश कर रही है। मेला उसके बाद हमारे को जो तकलीफ़ें हो रही है, महिलाओं को हो या समाज को हो, उसके बारे में भी अपने उन्होंने आवाज़ उठाए थे। उसमें चाहे सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर के बारे में उनके दिल में जो भय था उसके बारे में भी वो लोग जो है ना बात किए थे। एसपी को मिले, उनके कचहरी में जाके हम उनको एक एप्लीकेशन भी दिए है कि ऐसा जो है ना गैर कानूनी हमारे ऊपर एफआईआर किया गया है, वापस लो, या वापस नहीं लेते तो हम थोड़ा दिन हम रास्ता देख के उसके बाद खुद ब खुद हम अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि समाज में हम गुनहगार है बोलकर आप एफआईआर दायर किए, हम तो गुनाह नहीं किए। इसलिए जो है ना हम कोई भी उसका बेल एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, हम जरूर अरेस्ट हो जाएंगे। उन कितने क्यों लोगों के ऊपर केस दर्ज करके जो है ना अंदर डालते हम तैयार हैं। हम अपने हक का इस्तेमाल कर रहे थे, जो जमहूरियत ने, जो संविधान ने हमको दिया है उसके तहत हम लोग वहाँ जमा हुए थे। इसमें एफआईआर करने वाली कोई बात न थी। लेकिन गुलबर्गा के तारीखी किले हुशाब में मौजूद आबादी को खाली कराने के खिलाफ आज मुस्लिम चौक पर जबरदस्त एहतजाज किया गया। किले की आबादी को खाली करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को 4 मार्च तक की मोहलत दी। एक पीआईएल की समाअत करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने किले में मौजूद 282 मकानों को गैर कानूनी करार दे दिया है, जबकि किले के मकीनों का कहना है कि हाईकोर्ट में उनकी बात ही सुनी नहीं गई। इंक्रोचमेंट नहीं है और कई फैमिली थे विद एविडेंस के साथ हमारे पास मौजूद है। सर मिर्जा इस्माइल जबकि 1946 प्राइम मिनिस्टर ऑफ निज़ाम, उन्होंने आके ये किले वालों को किले में ही रहने की इजाज़त दे दी। ऑलरेडी उस ज़माने के डीसी की सिग्नेचर भी मौजूद है। 2010 में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और डीसी और दीगर डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन वगैरह जो है ना एक मीटिंग करे थे, जिसमें वो लोगों कबूल लिए हैं कि जो है ना 192 हैं, 283 ने 192 हैं। अगर हम कंपनसेशन करना है, हाँ फैमिली है बोलकर उनकी रिपोर्ट है। ये रहने की जो कागजात नहीं देखे हुए आप इसे एक डिसीजन कहे, गलत डिसीजन होता। कोर्ट को ये बताने का चाहिए, कोर्ट को आप भी इम्प्लीड होना, हम भी इम्प्लीड होके गुलबर्गा किला भी